वेलकम टू कैमोहॉलिक एजुकेशन। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो अब तक हमने क्या क्या देखा था? अब तक हमने देखा कि यूवी रेडिएशंस जो होती है और विजुअल रेडिएशन जो होती है वो कौन से रीजन में लाया करती है। ठीक है, कौन से वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन, जो यूवी स्पेक्ट्रा का इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, हमें किस तरीके से ग्राफ ऑब्टेन होते हैं, क्यों हमें ग्राफ जो है वो ब्रॉड ऑब्टेन होते हैं, यूवी स्पेक्ट्रा में शार्प ग्राफ क्यों ऑब्टेन नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन लॉ देखा, जिसमें हमने दो लॉज पढ़े, लैम्बार्ट्स लॉ और बियर्स लॉ, फिर उसको कंबाइन करके एक लॉ बनाया। ठीक है, जिससे हम एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ बाय द कंपाउंड। ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने पिछले लेक्चर में या पिछले पार्ट में ये देखा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो अब तक जो कहानी चल रही थी यूवी स्पेक्ट्रा में, वो सारी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से चल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही यहाँ पे सारा काम हो रहा होता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रा में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में होते हैं। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स की कहानी के हिसाब से अगर बोलें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो एक बार वो ट्रांजिशन लेवल्स हम बनाते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे होती है, वो जो सबसे पहले एनर्जी लेवल होती है वो होती है सिग्मा एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके जो ऊपर एनर्जी लेवल होती है, सेकेंड एनर्जी लेवल, वो होती है पाई एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके जो ऊपर होती है वो होती है नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर, अब ये तो सारी हो गई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। अब जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स हैं वो है पाई स्टार, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, और उसके ऊपर जो एनर्जी लेवल होगी वो होगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी लेवल्स हो गई। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ कहाँ से हो सकता है? एक तो सिग्मा से सीधा सिग्मा स्टार। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो सकता है, दूसरा पाई से पाई स्टार। ठीक है, उसके बाद तीसरा नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। ठीक है, और जो तीसरा जो होता है वो होता है पाई से पाई स्टार। ठीक है, ये चार टाइप की जनरली हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो होती है। इनका नाम क्या होता है? जहाँ से जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है इसका नाम भी उसी बेस पे लिखा जाता है। जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया तो ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये हो गया पाई से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये हो गया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और ये हो गया, ये कहाँ से हो गया? पाई से पाई स्टार दो हो गए, तो पाई से पाई स्टार तो हो गया, पाई से पाई स्टार तो दो बार हो गया, तो कौन सा ट्रांजिशन रह गया? एन से पाई स्टार बना लिया, सॉरी, एन से पाई स्टार है ये, एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन रह गया। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग से जनरली दो टाइप के ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं, एक तो सिग्मा स्टार में यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, और एक हो गया नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो ये चार टाइप के हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अब इनको ज़रा हम इनकी एनर्जी गैप, जो इन लेवल्स के एनर्जी गैप है, इन दोनों लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है उसके बेसिस पर अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा स्टार से सिग्मा
सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इन चारों में। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग से, ये वाला, ये एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो थर्ड है वो पाई स्टार, पाई से पाई स्टार का एनर्जी गैप है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कम है वो है एन से पाई स्टार, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो ये एनर्जी गैप इन ऑर्डर्स में होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस में होता है? सिग्मा से लेकर सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, ठीक है। इन ऑर्डर्स में एनर्जी गैप होता है। और इस टाइप के हमें 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रा में ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलते। जनरली ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। मैंने अभी तक इतनी बात कही है। यूवी स्पेक्ट्रा में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो वो सारी, अब इन सारे 4 टाइप के ट्रांजिशंस को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है वो हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, हमें साफ साफ देगा कि यहाँ पे सिग्मा की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, और जो भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं जनरली उनमें देखने को मिलता है। अब हमें पता है कि इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो है जनरली जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो जनरली हमें, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमें 150 नैनोमीटर के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। तो 150 नैनोमीटर जो होता है वो यूवी रीजन में लाई नहीं करता। तो यानी कि जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो हमें यूवी रीजन में देखने को जनरली ये ट्रांजिशन नहीं मिलता, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी हाई एनर्जी चाहिए। और जो यूवी रीजन है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 200 से 400 और 800 तक, ये विजिबल रीजन हो गया, ये यूवी रीजन हो गया, ठीक है। और ये जो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो जनरली इससे पहले लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस क्योंकि यहाँ हमें पता है एनर्जी ज़्यादा होती है और यहाँ पे एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू, और वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। लैम्बडा ज़्यादा है, एनर्जी कम है। जो हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा के, ठीक है। और इसको हाई एनर्जी चाहिए, यानी कि कम वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। तो इसीलिए हमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो जनरली यूवी रीजन में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो है एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड टाइप का जो ट्रांजिशन है वो है एन से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन। तो सबसे पहले तो ये कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स इस टाइप का ट्रांजिशन शो करते हैं, तो ये वो जो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। पहली बात तो सिंगल बॉन्डेड है, प्लस उनके साथ एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। हेट्रो एटम जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो जनरली वो हेलोजन टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। हेलोजन टाइप के एटम्स या एल्कोहल्स हो गए, ईथर्स हो गए, ठीक है। तो इन टाइप के जो होते हैं एल्कोहल्स, ठीक है, ईथर्स, इनके पास जनरली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसकी एनर्जी की अगर हम बात करें
ठीक है। तो इसकी एनर्जी हम मानते हैं कि सिग्मा स्टार से और सिग्मा टू सिग्मा स्टार से तो कम है, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा स्टार से तो कम है, लेकिन इस टाइप की रेडिएशंस भी हमको ज़्यादातर यूवी रीजन में देखने को, या इस टाइप का जो ट्रांजिशन है वो भी हमें यूवी रीजन में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इस क्योंकि नॉन बॉन्डिंग से लेकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी गैप भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गई सिग्मा, ठीक है। और अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दो, एक सिंपल सा कंपैरिजन बता दूं, जैसे कि सपोज़ एक प्रोपेन है, ठीक है, CH3 इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, और एक CH3 और इसके साथ आयोडीन अटैच्ड है। तो अब अगर ये दो टाइप के कंपाउंड है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, तो इनमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, या इसका मतलब कौन सा कंपाउंड जो है वो ज़्यादा वेवलेंथ पर देखने को मिलेगा। तो अब क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है, इन दोनों के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा होता है सिग्मा स्टार में, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोरीन एटम है जो कि ज़्यादा EN एटम का है, ठीक है, तो ये अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अटैच्ड होगा, ठीक है, और यहाँ आयोडीन है लो EN एटम, ठीक है, तो ये अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कम अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिशन शो कर सकता है, यानी कि इस मॉलिक्यूल को एनर्जी जो चाहिए वो कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये कम वेवलेंथ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, और ये ज़्यादा वेवलेंथ पर देखने को मिल रहा होगा। तो इसी से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ज़्यादा वेवलेंथ लैम्डा यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है, तो ज़्यादा वेवलेंथ पे हमें ये आयोडीन वाला ग्रुप देखने को मिल रहा होगा, और कम वेवलेंथ पे हमें क्लोरीन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये रेडिएशन का ग्राफ है, जो कम वेवलेंथ पे हमें मिथाइल क्लोराइड देखने को मिल रहा होगा और ज़्यादा वेवलेंथ पे हमें मिथाइल आयोडाइड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब तक हमने दो टाइप के ट्रांजिशन पढ़े, सिग्मा से सिग्मा स्टार और एन से सिग्मा स्टार, ठीक है। दोनों टाइप के ट्रांजिशन में जो है यूवी रीजन में लाया नहीं करते, ठीक है, जनरली हमें यूवी रीजन में देखने को नहीं मिलते। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो है एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार, ये दो ट्रांजिशन बाकी है। तो अब हम डील करते हैं जो नेक्स्ट इससे कम एनर्जी लेवल का है, वो है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इसकी अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है इसका एनर्जी गैप जो था वो कम था एज़ कम्पेयर टू दोनों सिग्मा से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार, और नेक्स्ट जो था एन से सिग्मा स्टार, ठीक है, दोनों से इसका एनर्जी लेवल जो था वो कम था। अब अगर इसकी हम बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से कंपाउंड्स में ट्रांजिशन देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, पाई, यानी कि जिनमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमें इस टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि हो गए इथीन, एथाइन, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड्स हो गए। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। यहाँ पे इथीन इथाइन का मतलब एल्कीन और एल्काइन ही है ना, सिर्फ ये नहीं कि आप इथीन और इथाइन कंपाउंड को ही जोड़ लो, एल्काइन वाले सारे कंपाउंड्स, ठीक है। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन इन वाले कंपाउंड्स में हमको जनरली देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट बात है यहाँ पर ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये वाले जो ट्रांजिशन है ये हमें यूवी रीजन में जनरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स की जो
वेवलेंथ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ है, वो जनरली यूवी रीजन में लैग कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पाई से पाई स्टार वाला जो ट्रांजिशन होता है वो जनरली हमें यूवी रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इनका जो वेवलेंथ होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इथीन की, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इथीन की, तो इथीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है एल्कीन्स का, ये 170 से लेकर 190 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा होता है। कार्बोनिल की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो लैम्बडा होता है वो जनरली हमें 180 नैनोमीटर पर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि 180 की वेवलेंथ पर ये कार्बोनिल का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन शो हो रहा होता है। एल्कीन्स का जनरली 170 से 190 नैनोमीटर की तरफ एब्जॉर्प्शन शो होता है, जनरली एल्कीन्स का इसके बीच में ही देखने को मिलता है। यानी कि पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन जो है वो हमें यूवी रीजन में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो है वो सबसे कम एनर्जी गैप का है, ठीक है। तो वो कौन सा है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है ये भी हमें यूवी रीजन में देखने को मिल जाता है। तो कौन से कंपाउंड जनरली ये दिखा रहे होते हैं, जैसे कि सेचूरेटेड एल्डिहाइड हो गया या कीटोन्स हो गए, ये हमें देखने को, ये जो होता है जनरली एन से पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। कार्बोनिल भी एन से पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा होता है। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि अब हमने कार्बोनिल को तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में देखा था, तो अब वो क्या ये दोनों टाइप के ट्रांजिशन शो कर रहा होता है? तो हाँ, ये दोनों टाइप के ट्रांजिशन शो कर रहा होता है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि वो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है या पाई स्टार से पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है? तो ये जो है काफ़ी आसानी से हम पता कर लेते हैं। जो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कार्बोनिल जो है वो कौन सा ट्रांजिशन शो कर रहा होता है, तो जो ई मैक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, ई मैक्स जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट था, ठीक है, जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट था उससे हमें पता चलता है कि वो कौन से टाइप का ट्रांजिशन शो कर रहा होता है। तो अब उस एक्सटिंक्शन से मतलब ई मैक्स से हमें कैसे पता चलता है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे जब ई मैक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, अब तक हमने ये बात करी, हमने अब तक क्या बात करी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े, 4 टाइप के, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड जनरली कौन से ट्रांजिशन शो करते हैं, अब तक हमने ये बातें पढ़ी, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जनरली हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइप्स में, एक तो अलाउड ट्रांजिशन और एक फॉरबिडन ट्रांजिशन। कौन से ट्रांजिशन अलाउड होते हैं और कौन से फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं और कौन से ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन है। तो अलाउड ट्रांजिशंस तो वो होते हैं जो जिनकी ए मैक्स जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 10,000 के अबव होती है, ठीक है। जिनकी ए मैक्स की वैल्यू होती है वो 10,000 के अबव होती है। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होता है इनमें जनरली ई मैक्स की वैल्यू जो होती है वो 10 से 100 के बीच में ही आ रही होती है, ठीक है। तो जिसमें ई मैक्स की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 10 की पावर 4 से ज़्यादा है, तो उसी ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन काउंट करते हैं, ठीक है। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अब बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन जो है वो 2 टाइप के ट्रांजिशन शो कर रहा होता है, ठीक है। एक ट्रांजिशन तो वो शो कर रहा होता है 252 नैनोमीटर पर, ठीक है, और जो दूसरा ट्रांजिशन शो करता है वो करता है ये 325
नैनोमीटर पर, ठीक है। तो अब ये 2 वेवलेंथ पर ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो अब कौन से ट्रांजिशन को हम एक्सेप्ट करें और कौन से को एक्सेप्ट नहीं करें, तो हम अब इसकी ए मैक्स वैल्यू देखते हैं, ठीक है। ई मैक्स वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं जब लैम्बडा है हमारे पास, यानी कि एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हमारे पास है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सैंपल की लेंथ कितनी है, तो ई मैक्स वैल्यू हम जनरली आराम से निकाल सकते हैं। तो इसकी जो ई मैक्स वैल्यू आती है वो आती है 20,000 के आसपास, ठीक है। और जो सेकंड वाली की आती है वो आती है लगभग 180 के आसपास, ठीक है। तो जिसकी 20,000 आ रही है उसको हम अलाउ ट्रांजिशन बोल देते हैं, ठीक है। वो ट्रांजिशन अलाउड है और जो वो है वो फॉरबिडन है, ठीक है। वो ट्रांजिशन कैसा होता है, फॉरबिडन होता है, ठीक है। तो हम कौन से ट्रांजिशन को काउंट करेंगे, जो 252 पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जिसका ई मैक्स वैल्यू ज़्यादा है, हम जनरली उसी ट्रांजिशन को काउंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है वो 2 डेफिनेशन है, जनरली आपने एमएससी में भी आपसे, अगर आपने एमएससी का पेपर दिया होगा तो जनरली ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात है वो है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ये क्या होते हैं, व्हाट इज़ क्रोमोफोर एंड व्हाट इज़ ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर की पहले, सबसे पहले क्रोमोफोर को देख लेते हैं। क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है, तो क्रोमोफोर इज़ द, जनरली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्रोमोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कंपाउंड। क्रोमोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि क्रोमोफोर वो फंक्शनल ग्रुप होता है मॉलिक्यूल का जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो यानी कि जो उसकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेवलेंथ पे हमें देखने को मिल रहा होगा। और ज़्यादा वेवलेंथ पे कौन होता है, विजिबल रीजन होती है, ठीक है। ज़्यादा वेवलेंथ पे कौन होता है, विजिबल रीजन होती है, तो हमें उसका कलर देखने को मिलता है। जैसे कि हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप भी एक क्रोमोफोर है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप भी हमें जनरली येलो कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर ऑफ द मॉलिक्यूल। यही बात समझ में, ठीक है। तो क्रोमोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड, जो भी हमने सैंपल ले रखा है उसके लिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्रोमोफोर जनरली कौन कौन होते हैं क्रोमोफोर, तो एथाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कौन कौन होते हैं, तो एथाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, ठीक है। कार्बोनिल भी एक क्रोमोफोर होता है, ठीक है। कार्बोनिल हो गया, और कौन कौन होते हैं देखें तो एथाइलिनिक, एसिटाइलिक, कार्बोनिक एसिड वगैरह, एस्टर्स, नाइट्राइल, ये सब जो होते हैं, एसिड, एस्टर्स और नाइट्राइल, ये जो होते हैं जनरली ये ग्रुप्स क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स होते हैं, या क्रोमोफोर या कलर ऑफ द कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ये जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो और अगर ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वेवलेंथ पर हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी कि वो कलर हमें शो होगा, ठीक है। तो क्रोमोफोर क्या होता है आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है। हाँ, एक बात और, यूवी स्पेक्ट्रा से हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें दूसरी टेक्निक, दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमें सब क्या पता पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रो से, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है, एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है, होमो एन्युलर रिंग्स प्रेजेंट है या हेट्रो एन्युलर रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। हम सिर्फ इन्हीं बातों का पता कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट
बात है क्रोमोफोर के बाद वो है ऑक्सोक्रोम क्या होता है। सेकेंड जो पार्ट है वो है ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ऑक्सोक्रोम जनरली आपने रिएक्शन पढ़ी है, रिएक्शन में हम एक तो होता है कैटलिस्ट और एक होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, वो कैटलिस्ट की हेल्प करता है रिएक्शन को रेट को अल्टरनेट करने में, यानी कि चेंज करने में। तो ऑक्सोक्रोम भी एक तरीके का प्रमोटर है। इसका खुद का तो कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसकी खुद की तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब ये क्या करता है क्रोमोफोर के साथ अटैच होकर, क्रोमोफोर के साथ अटैच होकर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा वेवलेंथ पर शो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि ये जो रेड शिफ्ट कर रहा है, रेड शिफ्ट यानी कि जो वेवलेंथ थी याद करो, ठीक है, VIB क्या, तो जो रेड है वो ज़्यादा वेवलेंथ पर है, ठीक है, और ये भी वेवलेंथ को बढ़ा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल को रेड कलर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम एक रेड शिफ्ट भी बोल देते हैं। तो ऑक्सोक्रोम क्या है, खुद का तो कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्रोमोफोर के साथ अटैच होकर ये एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाता है, या फिर यूँ कह लो ज़्यादा रेड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर एक बार बोलूँ तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एन ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप which does not itself act as a chromophore but whose presence brings about a shift of the absorption band towards the red end of the spectrum, ठीक है, ये हो गई। और कौन से ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो गए और OR हो गए, ठीक है, उसके बाद NH2 ग्रुप होगा, हाँ NH2 ग्रुप है, NHR ग्रुप है और NR2 ग्रुप है, ठीक है। जनरली ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। अगर एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊँ तो ज़रा ऑक्सोक्रोम को और डिटेल में समझो। बेंजीन देखिए, बेंजीन देखी तो क्या ही होगी, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ठीक है, ये बेंजीन है। तो बेंजीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो इसकी वेवलेंथ होती है, जिस वेवलेंथ पर ये एब्जॉर्प्शन शो करता है, वो होती है 255 नैनोमीटर, ठीक है। और जो इसकी Emax की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 203 होती है, ठीक है। और जब हम इस बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा दें, ठीक है, जैसे कि ये तो क्या है बेंजीन, अब एनिलीन बना के देखते हैं। तो एनिलीन क्या होती है, वही बेंजीन रिंग, उसके साथ NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप। तो हमने अभी देखा कि ये क्या है, एक ऑक्सोक्रोम, ये क्या है, NH2 ग्रुप एक ऑक्सोक्रोम है। तो जब एनिलीन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऑब्जर्व किया गया तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन लैम्बडा आ रहा था वो आ रहा था 280 नैनोमीटर पर, और इसकी Emax वैल्यू जो आ रही थी, सोचो कितनी आ रही होगी, 203 से कितनी बढ़ गई होगी, हैं 400, 800, 1200, नहीं सीधा 1430, ठीक है। तो देखो एक तो 255 से 280 नैनोमीटर पर शिफ्ट कर दिया इसने, ठीक है, तो लैम्बडा भी शिफ्ट किया, साथ ही साथ इसकी Emax जो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट था, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी कह सकते हैं एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा दी है, ठीक है। और तो कुछ नहीं, साइंटिस्ट ने अभी शांति नहीं ली, इस पर भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, इसके लोन पेयर गैप करके इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, NH2+ करके ऑब्ज़र्व किया। तो जब हमने इसको ऑब्ज़र्व किया तो इसका जो लैम्बडा था, जो वेवलेंथ थी, वो जो हमें देखने को मिली वो वापस
54 नैनोमीटर पर देखने को मिली, और जो इसकी एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट थी वो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी हमें कितने पर देखने को मिली, 160 के आसपास थी, कुछ 160 के आसपास है, आई थिंक 160 के आसपास हमें देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल, क्योंकि देखो इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो फिर उसका जो वेवलेंथ है वो घट गया। ठीक है, एंड जैसे ही हमने इसको अमाइन ग्रुप को आयन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो एक जो ट्रांजिशन है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी कम हो गई ही। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम का ये फ़र्क पड़ता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर जो क्या होते हैं, आई थिंक वो भी आपके क्लियरली डिस्कस हो गए होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात करी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े 4 टाइप के। ठीक है, उनको हमने एनर्जी के हिसाब से कंपेयर कर लिया कि किस तरीके से उनमें एनर्जी गैप होता है, कितना किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं, जो यूवी रीजन में है वो कौन कौन से ट्रांजिशन लाया करते हैं। ठीक है, 2 टाइप के ट्रांजिशन जनरली यूवी रीजन में लाया करते हैं, तो पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। ठीक है, और कौन कौन से जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है जनरली वो ग्रुप ही हमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन शो करने में, जैसे एल्किन अल्काइंस, ठीक है, कार्बोनिल्स वगैरह। ठीक है, कार्बोनिल जो है वो दोनों टाइप का ट्रांजिशन शो करता है, एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन हम डिफरेंशिएट किस बेस पे कर सकते हैं, हम एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी रेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ रही होगी, हम उसी टाइप के ट्रांजिशन को कंसिडर करेंगे कि उस मॉलिक्यूल ने वो उस टाइप का ट्रांजिशन किया है। ठीक है, उस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो किया है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमने क्या पढ़ा, हमने वो क्या पढ़ा है, हमने नेक्स्ट ऑक्सोक्रोम पढ़ा। ऑक्सोक्रोम जो होता है वो क्रोमोफोर नहीं होता, लेकिन क्रोमोफोर की हेल्प करता है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने, रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में, और इसी वजह से वो रेड शिफ्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता है मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो अब तक ये कहानी हो गई यूवी स्पेक्ट्रा।